Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video lecture, we will cover some important questions of your chapter Chemical Bonding. So let's start with our first question. Which among us the following is an incorrect statement? ध्यान से पढ़ना, आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बतानी है। तो पहला है आपका O2 पॉजिटिव आयन इज डायामैग्नेटिक। तो देखो O2 पॉजिटिव मतलब देखो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 8। तो दो हैं तो 16 हो गए, और प्लस का मतलब कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 इलेक्ट्रॉन आपके ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कभी भी पेयरिंग में प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो ये कभी डायामैग्नेटिक नहीं होगा। दैट शुड बी पैरामैग्नेटिक। ये क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक स्टेटमेंट होगा। तो इसका फर्स्ट आंसर ही आपका इनकरेक्ट है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। और जब भी आपको इनके बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लिखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो है या 14 या 14 से कम है, तो आप उनकी फीलिंग करते हो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, सिग्मा 2p जेड, पाई स्टार 2p एक्स इक्वल टू पाई स्टार 2p वाई, सिग्मा स्टार 2p जेड। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, तो आप इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हो। और अगर आपके मॉलिक्यूल में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आप सीक्वेंस जो एमओटी का सीक्वेंस है वो आप ये यूज करते हो। बस फर्क कुछ नहीं है, वहां पे क्या है आपका सिग्मा 2p जेड क्या आ जाता है, आपका आगे आ जाता है। बाकी सब आपका क्या रहता है, सेम रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपको पुट करना है 15 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करनी है, वो 14 से ज्यादा है। तो 14 से ज्यादा होने के कारण आप क्या करेंगे, इनमें 14 15 में आप सेकंड वाले में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे भी अपना फिल करेंगे। तो जैसे देखो आपने इलेक्ट्रॉन फिल किया, देखो 2 4 6 8 10 11 12 13 14, पहले देखो ये आपके डीजेनरेट लेवल्स हैं। देखो इक्वल का मतलब इनके लेवल क्या है, डीजेनरेट लेवल्स हैं। पहले आप इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए यहाँ तक 14, और एक आपका क्या आ गया 15। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण O2 पॉजिटिव क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक होगा। अब देखिए इनके लिए शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, वैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं O2 पॉजिटिव की बात करूं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 2 4 6 8 और 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने ने, 2 4 और एक आपका ये 5। तो -5/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा, 2.5 बनेगा। तो ये आप तब कर पाओगे जब आप इसकी एमओटी लिखोगे। अब मैं शॉर्ट में फॉर्मूला बताता हूं, तो आपको ध्यान के रखना फॉर्मूले का, 3 माइनस 0.5 इंटू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर या लेस देन 14। 14 से कितने ज्यादा या कितने कम है, वो आपकी यहाँ पे एन वैल्यू है। जैसे कि मैं बात करूं O2 की, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 से कितने ज्यादा है, 2। तो फॉर्मूले में पुट कीजिए 3 माइनस 0.5 इंटू 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन का 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं O2 पॉजिटिव की, तो 15 इलेक्ट्रॉन है, एन की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके O2 नेगेटिव की, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो तीन ज्यादा हैं, तो 0.5 इंटू 3 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, 1.5। अगर मैं बात करूं O2 टू नेगेटिव की, तो यहाँ पे आपके 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या बनेगा, 3 माइनस 0.5 इंटू 4। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा आपका, 1 बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। तो ये आपके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है। तो अगर आपके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछा जाए, क्या बनेगा, O2 पॉजिटिव में सबसे ज्यादा, देन O2 में, देन O2 नेगेटिव में, देन आएगा O2 टू नेगेटिव में। O2 जो होता है आपका क्या है, O2 नेगेटिव, दिस इज योर सुपर ऑक्साइड। O2 टू नेगेटिव ये होता है आपका पर ऑक्साइड। और जो आपका होता है O2 नेगेटिव, दैट इज योर ऑक्साइड। और जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ योर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ,
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ध्यान रखना, अगर आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आता तो रिवर्स ऑर्डर आता, दैट मीन्स पेरोक्साइड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आनी थी। क्लियर। थर्ड ऑप्शन देखिए, C2 मॉलिक्यूल। C2 में मतलब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और 2 कार्बन है, तो टोटल कितने हो गए आपके, 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल रहे हैं कि इन 12 में से आपके मॉलिक्यूल में से 4 इलेक्ट्रॉन आपके टू डीजनरेट पाई ऑर्बिटल्स में है। तो 12 है तो फिल कीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो आपके देखो 4 इलेक्ट्रॉन आपके पाई डिजनरेट ऑर्बिटल्स में है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन चेक कीजिए, फोर्थ में लिखा है H2 पॉजिटिव हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइड्रोजन में कितने होते हैं मॉलिक्यूल में, 2 इलेक्ट्रॉन, और +1 का मतलब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन भाई। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर क्या है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग्स द फॉलोइंग विच वन विल हैव द मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शंस। देखो लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो मैक्सिमम होता है एट 90 डिग्री एंगल पे। 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। तो पहला बनाते हैं आपका XeF2। तो XeF2 क्या है, आपका लीनियर मॉलिक्यूल है, दिस इज योर लीनियर मॉलिक्यूल। और अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। आप किस तरह से ये चेक कर सकते हो कि इसमें 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, जाइनन में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। और आपके फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 2, तो यहाँ से सिर्फ 2 सिग्मा बचेंगे। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो बचे कितने, 6। और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाएंगे, आपके 3 लोन पेयर। तो आपके क्या बन गया हाइब्रिडाइजेशन में, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, sp3d। sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट जब भी आप ज्योमेट्री की बात करते हो तो उसमें लोन पेयर देखते हो। बट जब मैंने पूछा शेप क्या होगी, तो शेप में आप लोन पेयर को नहीं देखते, शेप में सिर्फ हम सिग्मा बॉन्ड्स को देखते हैं। तो शेप क्या आएगी इसकी, लीनियर आएगी। अब आप देख सकते हैं जो ये बॉन्ड है लीनियर में, ये अबव और बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। तो ये वाला जो फ्लोरीन है वो तीनों लोन पेयर के साथ 90 डिग्री पे रिपेल करेगा। ये वाला फ्लोरीन तीनों के साथ 90 डिग्री पे रिपेल करेगा। तो यहाँ पे टोटल आपके 6 लोन पेयर रिपल्शन होंगी एट 90 डिग्री पे। दैट इज फॉर योर XeF2। अब हम बाकी की बात करते हैं। दूसरा है आपका ClF3। ClF3 की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। आउट ऑफ 7 फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड शेयर कर लिए, आपके 3। तो 3 सिग्मा बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 के क्या बनेंगे, आपके 2 लोन पेयर। तो आपके 3 सिग्मा हैं और आपके 2 लोन पेयर हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5। 5 का मतलब sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। बट क्योंकि इसमें 3 सिग्मा है और 2 लोन पेयर हैं, इसकी जो शेप आती है दैट इज योर टी शेप। शेप क्या आएगी इसकी, टी शेप आएगी। किस तरह से बनाओगे, देखो, एक आपका अबव द प्लेन है, एक आपका बिलो द प्लेन है, और एक आपके ट्रायंगुलर प्लेन में है, और लोन पेयर आपके ट्रायंगल में प्रेजेंट है एट 120 डिग्री। तो आप देखिए, अब ये जो ऊपर वाला है ये आपके 2 लोन पेयर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और जो आपका फ्लोरीन नीचे प्रेजेंट है ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपके 4 लोन पेयर रिपल्शन हैं एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। अब बात करते हैं आपके IF5 की। देखो IF5 की बात करते हैं, तो IF5 में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, देखिए, IF5। तो आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 7 कितने शेयर कर लिए उसने, फ्लोरीन के साथ 5 सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, आपका 1 लोन पेयर। तो 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर, मतलब टोटल 6 ऑर्बिटल्स होंगे sp3d2। मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। बट क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो शेप क्या होगी आपकी, स्क्वायर पिरामिडल। शेप क्या होगी आपकी, स्क्वायर पिरामिडल। तो आप क्या करोगे, 4 बॉन्ड्स को आप स्क्वायर में बनाओगे, 4 को आप क्या रखोगे, स्क्वायर में रखोगे, और एक बॉन्ड को आप क्या करोगे भाई, अबव द प्लेन बनाओगे। ठीक है, तो अब देखिए 90 पे रिपल्शंस कितनी है, तो ये जो जितने भी आपके बॉन्ड्स हैं ये आपके 90 डिग्री पे प्रेजेंट हैं लोन पेयर के साथ। तो यहाँ पे कितनी रिपल्शंस होंगी, टोटल 4 लोन पेयर रिपल्शंस होंगी एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। अब हम बाकी की बात कर रहे थे आपके SF4 मॉलिक्यूल की। SF4 मॉलिक्यूल की अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इसकी शेप और ज्योमेट्री वगैरह
क्या होगी? SF4। देखो सल्फर है, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 6। आउट ऑफ 6 कितने बॉन्ड बना लिए? 4 सिग्मा। कितने बचे? 2। दो का क्या बनेगा? एक लोन पेयर। तो 4 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये बनेगा आपका sp3d। sp3d मतलब ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ज्योमेट्री है ना। अब एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से जो इसकी शेप आती है दैट इज योर सीसॉ। शेप क्या आती है आपकी? सीसो शेप आती है। तो इसमें आप कैसे ड्रॉ करोगे? देखिए, आपका एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, दो आपके प्लेन में आएंगे ट्राइंगुलर, और एक आपका आएगा लोन पेयर। अब देखिए इसमें 90 डिग्री पे कितनी रिपल्शंस हैं? जो आपका अबव द प्लेन है वो इसके साथ 90 पे है, जो बिलो द प्लेन है वो इसके साथ 90 पे है। तो यहाँ पे टोटल 290 डिग्री पे आपके लोन पेयर रिपल्शंस होंगी। और पूछा है मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसमें होंगी, तो सबसे ज्यादा किसमें? आपके फर्स्ट ऑप्शन में 6 रिपल्शंस है भाई। तो आंसर क्या बनेगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारे कंसेप्ट भी समझा दिए कि आप उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हो, उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, शेप कैसे निकालते हैं, उनमें बॉन्ड एंगल, लोन पे रिपल्शन कैसे चेक करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट आपके कवर करने की कोशिश की है। थर्ड क्वेश्चन कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर CO3 2 नेगेटिव। देखो CO3 2 नेगेटिव है। अब आपको स्ट्रक्चर ना बनाने आने चाहिए, तो आप सभी ने इसके लिए आपको पता होनी चाहिए ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या है? कार्बन के ऊपर कितने भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में? 4 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल 6। तो हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके कार्बन से शेयर करवा दी, तो इसका तो ऑक्टेट हो गया पूरा। अब देखिए जो बाकी के 2 ऑक्सीजन बचे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों ऑक्सीजन एक एक नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर लेंगे। तो आपके ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस में? 6। पर एक नेगेटिव चार्ज आने का मतलब वहां पे एक आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको कितने चाहिए? अब एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये आपका एक बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली आपका जो दूसरा ऑक्सीजन है वो भी आपका एक बॉन्ड बना लेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से आपका जो कार्बोनेट है इसका स्ट्रक्चर बन गया ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑक्टेट थ्योरी। अब देखिए ये क्या है? अभी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है भाई। ये अब ये क्या करेगा? आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रेजोनेंस होने की वजह से, रेजोनेंस आने की वजह से जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आता है रेजोनेंस हाइब्रिड आता है। रेजोनेंस हाइब्रिड में जो आपके कार्बन और ऑक्सीजन के भाई बॉन्ड होते हैं ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं? आपके इक्वलेंट आते हैं। सभी के सभी क्या आएंगे? आपके इक्वलेंट आएंगे। और हर एक ऑक्सीजन पे देखो चार्ज कितना था? वैसे तो 2 नेगेटिव, तो तीनों के ऊपर शेयर हो रहा है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? -2/3। हर ऑक्सीजन के ऊपर रेजोनेंस हाइब्रिड में चार्ज कितना आएगा आपका? -2/3, क्योंकि दो चार्ज था, 3 पे शेयर हो रहा है, तो हर एक के ऊपर चार्ज कितना होगा आपका? -2/3। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके स्ट्रक्चर्स में आपका क्या प्रेजेंट होता है? आपका रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हो? तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हो? कितने बॉन्ड्स आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आपके यहाँ पे 4। 1, 2, 3 और 4। 4 बॉन्ड्स आपके यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो कितने? आपके 3। तो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा दैट इज योर 4/3, दैट इज योर 4/3। दैट मीन्स कितना आएगा आपका? 1.33, 1.33। तो जितने भी आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड होंगे वो सभी क्या होंगे? यहाँ पे इक्वलेंट होंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कहते इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। गलत। कार्बन में देखिए आप यहाँ पे 3 सिग्मा है और एक आपका पाई बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ हम सिग्मा और लोन पेयर ही काउंट करते हैं। तो 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया? sp2। sp2 का मतलब क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये तो गलत है। सेकंड, आउट ऑफ द 3 CO बॉन्ड 2 आर लॉन्गर एंड 1 इज शॉर्टर। गलत है भाई, रेजोनेंस की वजह से तीनों एक जैसे हैं। कहते हैं इसमें 3 सिग्मा है और 3 पाई है। गलत। इसमें तो 3 सिग्मा है और एक आपका पाई बॉन्ड है। ऑल 3 CO बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच में सही है ना। आपका 1.33 है, तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी
फॉर द गिवन स्पीसीज। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड की जो एनर्जी है उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड की जो एनर्जी है उतनी ही क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब उसी फॉर्मूला से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, 3 - 0.5 × n। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, O2 नेगेटिव का आता है 1.5, और आपके पर ऑक्साइड का कितना आता है, 1। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा आएगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते मैच कीजिए फर्स्ट को विद सेकंड। देखो PCl5 फोस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 के 5 शेयर हो गए, मतलब 5 सिग्मा बन गई। 5 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp3d। sp3d मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ट्राइगोनल मतलब 3, बाइपिरामिडल मतलब 1 ऊपर 1 बिलो द प्लेन, तो 2, 3 + 2 कितने बन गए, 5। तो यहाँ पे ए का आंसर क्या बनेगा, फोर्थ। तो मतलब आपका ये और ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। SF6, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 शेयर कर दिए मतलब 6 सिग्मा, मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो आपके बी का क्या आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है BrF5, ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, आउट ऑफ 7 5 शेयर किए हैं, 5 सिग्मा बनेगा। 2 उसके पास अभी पेंडिंग है तो 1 लोन पेयर, तो 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर मतलब 6 है टोटल। तो जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप में हम क्या देखते नहीं है, आपका लोन पेयर। तो उसको क्या लगेगा, इसका जो शेप होगा वो किस तरह से होगा, 4 बॉन्ड आपके प्लेन में होंगे और 5वां आपका अबव द प्लेन होगा और छठे में आपका लोन पेयर है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ योर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपके सी ऑप्शन का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। तो इसका आंसर मतलब थर्ड ऑप्शन आएगा। BF3 मतलब बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के 3 शेयर, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब sp2, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है पॉइंट, तो इसका आंसर बनेगा आपका थर्ड। थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कहते मैच द फॉलोइंग, इसको मैच कीजिए इसके बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक और एम्फोटेरिक करेक्टर के बेस पे। देखो जनरली क्या होते हैं, जो आपके ऑक्साइड को डोनेट करते हैं, जो ऑक्साइड को डोनेट करते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। दे आर बेसिक इन नेचर, दैट इज योर लक्स फ्लड कंसेप्ट। दैट इज योर लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ योर एसिड एंड बेस। दैट इज योर लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो जो आपके ऑक्साइड को डोनेट करते हैं वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो ऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। दे आर एसिडिक इन नेचर। तो जनरली ये देखा गया है कि जितने भी आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, बिकॉज मेटल की टेंडेंसी है डोनेशन की, तो वो ऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं, तो वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। और जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वो आपके एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या आता है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर। आपके एलिमेंट का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट उतना ही जल्दी करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा होगा, और उसका जो एसिडिक करेक्टर है उतना ही क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। तो जिस मेटल्स या नॉन मेटल्स या जो भी आपके एलिमेंट्स हैं जिनमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, उनका एसिडिक करेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और आपके टोटल 4 ही ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो आपके न्यूट्रल होते हैं। पहला है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लाफिंग गैस बोल देते हैं, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपका जो चौथा है दैट इज योर वाटर। ये आपके 4 ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो आपके न्यूट्रल होते हैं, ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। तो देखिए ऑप्शन में चेक कीजिए, ए, ए कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट इज योर न्यूट्रल। तो ए का आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड। मतलब आंसर क्या बन गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए बेरियम मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो बी का आंसर बनेगा फर्स्ट। यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज्यादा है, +7। +7 का मतलब इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होगा, एसिडिक होगा। और आपके जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब एसिडिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और आपके बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, फर्स्ट
option. Moving to your next question. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। देखो डाइपोल जो आपका मूवमेंट होता है उसको हम लिखते हैं म्यू से, एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ये किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से और डिस्टेंस को लिखते हैं डी से। सो ये आपका डाइपोल मोमेंट का मेजर है, दैट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज सेपरेशन एंड द डिस्टेंस। उन चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम योर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। दैट इज फ्रॉम योर पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपको गिवन है अमोनिया, PF3, NF3 एंड वाटर। देखो जो वाटर होता है इसका डाइपोल मूवमेंट बाकियों से ज्यादा है। कारण क्या है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू योर नाइट्रोजन। तो इसमें आपके देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन एक को ऐड ऑन करनी है। ऊपर से जो आपके लोन पेयर हैं, लोन पेयर भी इनको आपका क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट आता है वो ऑलमोस्ट 1.84 डिबाई होता है। ठीक है, वाटर का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं आपके BF3 मॉलिक्यूल की, तो BF3 मॉलिक्यूल क्या है आपका? ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण देखिए अब इनकी डाइपोल मूवमेंट की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो इस साइड है और इस BF मॉलिक्यूल की इस साइड है। तो दोनों आपस में कट हो जाते हैं, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या आता है आपका? जीरो आता है। तो मतलब आपका सबसे कम आएगा BF3 का और सबसे ज्यादा आएगा आपके वाटर का। तो मतलब आपका आंसर है वो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से आएगा। अब बात करते हैं आपके अमोनिया की और आपके NF3 की। तो अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और आपके लोन पेयर की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मूवमेंट जीरो तो नहीं होगा। अगर बात करूं NF3 की, तो NF3 में आपका जो F फ्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन उसकी तरफ होगी। और आपका जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वहां पे डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा आपके एज कंपेयर टू अमोनिया। तो अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NF3। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सेकंड ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब सभी एटम्स लाई ऑन द सेम प्लेन। ऑल एटम्स शुड लाई इन द सेम प्लेन। शुड लाई इन द सेम प्लेन। वो आपके सभी एक ही प्लेन में क्या करने चाहिए? लाई करने चाहिए। और ये कब होता है? या तो आपके सभी एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp हो या sp2 हो, यही आपके प्लेनर होते हैं। बाकी सभी आपके नॉन प्लेनर होते हैं। आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स हैं वो सभी के सभी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिसकी वजह से ये सभी क्या होंगे? आपके प्लेनर होंगे। सेकंड में बात करूं तो सभी के सभी sp3 हैं। फोर्थ में सभी के सभी sp3 हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये sp2 है, ये कार्बन आपका sp2 है, ये आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये आपके sp है। ठीक है, बट ये वाला आपका क्या हो गया? sp3, और ये भी sp3 हो गया। तो इसकी वजह से ये क्या होगा? मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। ध्यान रखना जब भी आपको कोप्लैरिटी की बात करते हैं दैट मीन्स एटम शुड लाई इन द सेम प्लेन, और उसके लिए आपको चेक करनी है हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp हो सारे एटम्स या sp2 हो। नेक्स्ट है, कहते मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउट ऑफ 5 उसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया आपके ऑक्सीजन के साथ। तो इसके पास क्या है? अभी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे इसके पास? प्रेजेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर मैं NO2 नेगेटिव की बात करूं तो नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है और छठा ये आ गया। उसमें से शेयर कितने कर रहा है आपका जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ? क्योंकि हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 ऑक्सीजन को 4 की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? नाइट्रोजन के ऊपर क्या बनेगा? लोन पेयर आएगा और एक आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सो दैट आपका जो नाइट्रोजन है वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। और लोन पेयर आने की वजह से देखो ये आपका है तो क्या है? sp2 है,
ये भी आपका sp2 है। बट यहाँ पे आपका दो लोन पेयर, आपके लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाएगा, आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो इसी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 120 से 115 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव, देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, पांच, एक चला गया, चार रह गए। चार के चार इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है आपका, लीनियर। तो लीनियर स्ट्रक्चर है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, sp है। इसके बाद NO3 नेगेटिव है। नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन और छठा ये आ गया, छह इलेक्ट्रॉन थे, तो छह में से छह के छह इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए विद ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। सबसे ज्यादा किसमें होगा आपका, 180 में होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 120 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम होने की वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा, 135। तो ये आपका ओपन हो जाएगा। पर ऊपर देखिए लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से बॉन्ड श्रिंक कर जाते थे, पर यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाएंगे, अब आपके ओपन अप हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल आपका 135 के आसपास इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। देखो डाइपोल का मतलब जिसमें ऑलरेडी आपका पोलैरिटी प्रेजेंट है, पोलैरिटी का मतलब जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब जो पहले नॉन पोलर था, आपने उसको फोर्सफुली पोलराइज कर दिया। तो आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल चूज करने हैं जो एक आपका पोलर हो, दूसरा नॉन पोलर हो। देखो वाटर आपका क्या है, पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। क्लोरीन Cl2 है, दोनों एक जैसे हैं, ये भी आपका नॉन पोलर है। और आपका CCl4 ये भी नॉन पोलर है, ये भी गलत हो गया। HCl, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होने का कारण HCl पोलर है। और हीलियम तो आपका एक एटम है सिंपल, दैट इज योर नॉन पोलर। तो ये आपका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। SiF4 आपका नॉन पोलर है, हीलियम अगेन नॉन पोलर है। तो इनमें तो आपके नॉन पोलर में आपकी इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं, जिनको हम आपकी वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस बोल देते हैं। जो आपका ये है इसमें भी आपकी वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस होंगी। जो आपका ये है फर्स्ट ऑप्शन पोलर पोलर, इनमें होंगी आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो इसमें हम क्या देखते हैं आपका, इसके लिए हम चेक करते हैं आपके फजान्स रूल। फजान्स रूल आपको क्या बताता है, आपके गिवन कंपाउंड में कोवेलेंट और आयनिक करेक्टर के बारे में हमें बताता है। फजान रूल क्या बोलता है कि चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोलराइजिंग पावर। उसकी पोलराइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें उतना ही ज्यादा आपका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, और उसमें आयनिक करेक्टर उतना ही कम होगा। आयनिक करेक्टर क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, साइज ऑफ केटाइन, जितना आपके केटाइन का साइज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और आयनिक करेक्टर उतना ही कम होगा। इसके विपरीत अगर आपका साइज ऑफ अनायन की बात करूं, तो साइज ऑफ अनायन जितना आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। साइज ऑफ अनायन, ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, साइज ऑफ केटाइन जो है, साइज ऑफ जो आपका केटाइन जो है, इसमें क्या है, आपका साइज के ये आपका जो कोवेलेंट करेक्टर है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, और जो आपका आयनिक करेक्टर है वो आपके इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। ऐसा क्यों है मैं समझा देता हूं आपको, ताकि आपको क्लियर रहे। आप इसमें लिख लीजिए, इसमें क्या आता है आपका, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। साइज ऑफ एनायन आपके कोवेलेंट करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आयनिक करेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो क्या है, जितना ज्यादा साइज आपका छोटा होगा उसमें चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही इजिली आपके अनायन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, ये आपका
पोलराइज कर सकता है, और जितना अच्छे से उसको अपनी तरफ पोलराइज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ क्या होगा, डिस्टोर्ट करेगा, और जितना अच्छे से उसकी तरफ डिस्टोर्ट करेगा उतना ही उनके बीच में ओवरलैपिंग होने के चांसेस होंगे। ओवरलैपिंग उतनी ही बढ़िया होगी, जितना अच्छे से वो डिस्टोर्ट होके आएगा उतना ही बढ़िया तरीके से इसके साथ क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है। और जितना बढ़िया ओवरलैपिंग होगी तो उसमें जो आपका कोवेलेंट करेक्टर होगा उतना ही क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, उतना ही आपका ज्यादा होगा। सो दिस इज द रीजन कि साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट करेक्टर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हम किस बेस पे देखेंगे, उनके आयनिक करेक्टर पे। तो जिसका आयनिक करेक्टर जितना ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर मतलब जितना ज्यादा होगा, मतलब उसमें आयंस के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो उसको मेल्ट करवाना मुश्किल होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके जो कैटायन है वो तो आइडेंटिकल है, फर्क किस में पड़ रहा है, आपके एनायन में। तो जिसका साइज ऑफ एनायन, जिसका आपके साइज ऑफ एनायन सबसे ज्यादा होगा, साइज ऑफ एनायन जिसका ज्यादा, उसका आयनिक करेक्टर कम। अगर आयनिक करेक्टर कम तो मेल्टिंग पॉइंट कम। तो देखो आपका जो आयोडाइड है, आयोडाइड का साइज क्या है, मैक्सिमम है। साइज मैक्सिमम होने के कारण इसका जो आयनिक करेक्टर है वो लीस्ट होगा, और अगर आयनिक करेक्टर कम है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, आपका लोएस्ट होगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में आपसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ही पूछा है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3, BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस इन द सीक्वेंस। देखो लुईस एसिड का मतलब दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब पहले तो ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते क्यों हैं। देखो जो आपका BF3 है इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो बोरोन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के 3 उसने शेयर कर दिए बॉन्ड में। इसके पास अभी सिर्फ वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, और जबकि आपका ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि वो आपके मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये आपके लुईस एसिड होते हैं, बिकॉज ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखो ऑर्डर कंपेयर करना है, तो अगर मैं बात करूं आपके BF3 की, तो यहाँ पे आपका जो बोरोन है वो sp2 है, तो एक आपकी जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, इसमें वेकेंट है। और आपके फ्लोरीन के पास क्या पड़े हैं भाई, लोन पेयर पड़े हैं, तो वो अपने फील्ड ऑर्बिटल से इसकी वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। और ये आपकी 2p ऑर्बिटल है, ये भी 2p ओवरलैप है, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा, आपका 2p ओवरलैप होगा। दोनों ऑर्बिटल्स एक जैसी हैं, तो अगर एक जैसी हैं तो ओवरलैप क्या होगा, आपका इफेक्टिव होगा, मोस्ट इफेक्टिव होगा, बहुत ही अच्छे से ओवरलैप करेंगे। और जितना अच्छे से ओवरलैप करेंगे तो दैट मीन्स फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे रहा है, तो अगर बोरोन को ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बोरोन आपका जो बोरोन का जो लुईस एसिड करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लुईस एसिड जो करेक्टर है वो क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं BCl3 की, तो BCl3 में देखो हो तो इसमें भी यही रहा है, पर यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेशन में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो 2p एंड 3p है। तो 2p और 3p में साइज डिफरेंस है, तो साइज डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती। ओवरलैपिंग इज लेस इफेक्टिव, वो आपकी लेस इफेक्टिव होती है। तो अगर आपकी जो ओवरलैपिंग है वो लेस इफेक्टिव है, तो इसका मतलब क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है, वो उतने अच्छे से डोनेट नहीं कर पा रहा। तो इसी वजह से ये जो बोरोन है इसका जो लुईस एसिड करेक्टर है वो ज्यादा होता है, इज मोर। और अगर मैं BBr3 की बात करूं तो यहाँ पे तो और भी ज्यादा साइज का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे तो आपका 2p और 4p का है, तो 2p और 4p तो में तो साइज का जमीन आसमान का फर्क है। तो ये तो बहुत ही लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो अगर ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं है दैट मींस बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो दैट इज द मोस्ट लुईस एसिड, मोस्ट आपका क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा। तो इसका वजह से आंसर क्या बन जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। देखो जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है
जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है आयनिक करेक्टर पे। जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा उतना ही स्ट्रांगली वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे और थर्मली क्या होंगे आपके, स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए बाकी के आपके क्या है, अल्कलीन अर्थ मेटल है और एक आपका क्या है यहाँ पे, अल्कली मेटल है। तो अल्कली मेटल पे चार्ज कितना होता है, +1। अल्कलीन अर्थ मेटल पे चार्ज कितना है, +2। तो मैंने क्या बताया था, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कम होगा। तो आपका जो K2CO3 है, इसमें आयनिक करेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो मैंने बताया कि जैसे जैसे देखो ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है। तो इसका साइज क्या है, सबसे छोटा है, साइज क्या है, लीस्ट। तो जिसका साइज जितना छोटा होगा कैटायन का, कोवेलेंट करेक्टर इसमें मैक्सिमम होगा। और अगर कोवेलेंट करेक्टर मैक्सिमम है तो थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट होगी। तो बेरिलियम जो है सबसे आखिरी में आएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे जो कैल्शियम का साइज बड़ा होने के कारण, साइज क्या है, ज्यादा है, साइज बड़ा होने के कारण इसका आयनिक करेक्टर ज्यादा है। आयनिक करेक्टर ज्यादा होने के कारण इसमें आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हायर हाइड्रेशन एनर्जी देन द लैटिस एनर्जी। देखो हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी दोनों ही आपकी डिपेंड करती हैं चार्ज अपॉन साइज पे। दोनों ही आपके चार्ज अपॉन साइज पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ठीक है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी दोनों कंपैरेबल होती हैं। अब इनमें हम कैसे देखते हैं कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा या किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर आपका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, देन वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपका, सोलुबलाइज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो एक्वस सोल्यूशन में वो डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो वो आपका सोलुबलाइज नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है, सल्फेट। एंड सल्फेट जो होता है दैट इज अ बल्की अनायन, ये आपका बल्की अनायन है। तो यहाँ पे जब आपके वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करने के लिए आएंगे, ठीक है, यहाँ पे जब इसके वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करने आएंगे तो वो प्रॉपरली इसको सराउंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बल्कि बहुत ज्यादा है। तो बल्कि ज्यादा होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल इसको प्रॉपरली सराउंड नहीं कर पाएंगे। और अगर वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड नहीं कर पाएंगे तो इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, इनकी डिक्रीज करती है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, कम होगी, क्योंकि वाटर उस मॉलिक्यूल उसको सराउंड नहीं कर पाएगा, उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ योर सल्फेट्स, इन केस ऑफ सल्फेट्स solubility solubility decreases डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने से आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है। तो यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम चाहिए आपको हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, तो आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, मैग्नीशियम। अगर यहाँ पे आता आपका कार्बोनेट्स आ जाते, या आपके आ जाते यहाँ पे आपके हाइड्रोक्साइड्स, तो इनमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने से, डाउन द ग्रुप आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है। इसका अब कारण क्या है कि डाउन द ग्रुप में ऐसा क्या खास बात है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज जो आपके कार्बोनेट्स और जो आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू योर सल्फेट। तो इसी वजह से आपके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं जब इनको सराउंड करते हैं, अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी विल बी रिलीज, जिसकी वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लैटिस एनर्जी। ध्यान रखना इन पॉइंट्स को। The last one, the correct order of electronegativity of hybridized orbital of carbon is। देखो इसमें क्या होता है, आपका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जिसमें एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। उसका जो एसिडिक करेक्टर होता है उतना ही क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है,
देखो जो अगर मान लीजिए दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे पास होती हैं आपकी एस ऑर्बिटल, उसके बाद आती हैं पी, उसके बाद आती हैं डी, और उसके बिल्कुल बाद आती हैं आपकी एफ। तो आपका जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होते हैं, सो दे फील मैक्सिमम न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करने की वजह से ये आपके क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फील मैक्सिमम न्यूक्लियर इंटरेक्शन। तो न्यूक्लियस में पास होने के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे से न्यूक्लियर के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जिसमें जितना ज्यादा एस करैक्टर ज्यादा होगा उसमें उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और एसिडिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूं आपके एसपी की, तो एसपी में आपका एस का करैक्टर कितना है, 50%, दो है ना ऑर्बिटल, तो 100 को 2 से डिवाइड कर दो। अगर मैं बात करूं sp2 की, तो देखो टोटल कितनी ऑर्बिटल्स हैं, तीन, 100 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 33। तो आपका s तो एक ही है, तो मतलब s करेक्टर कितना आएगा इसमें, 33%। और अगर मैं बात करूं sp3 की, तो टोटल चार ऑर्बिटल, 100 डिवाइड बाई 4 कितना बनेगा, 25%। तो इसमें एस करेक्टर का ऑर्डर ये आएगा। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर आपका ज्यादा होगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर योर केमिकल बॉन्डिंग क्लास सीरीज। अगर आपको क्वेश्चंस करके अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी लर्निंग।